नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एएसकेएस में। भूगोल एनसीईआरटी का ये भाग 3 है। इससे पहले भाग 1 भाग 2 दिया जा चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उसको देखिए। एक क्रम से अगर चीज़ें चलती चली जाती हैं तो समझने में आसानी होती है। और इस भाग में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे अंत में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा देश भारत। भारत के बारे में हम जानेंगे कि भारत की स्थिति, अवस्थिति, भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। ठीक है, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में ये अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीपों के तट पर लहराते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है या जल से घिरा हुआ, उसको प्रायद्वीप नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अगर इस तरफ इस तरफ इस तरफ समुद्र है तो उसको हमने प्रायद्वीप नाम दे दिया है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी स्तर हैं। स्तर तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूप की भिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्यजीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में बहुत भिन्नता है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं। ये भारत की बहुत खूबसूरती है। ठीक है, जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति को अगर देखा जाए तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, जो कि देश को लगभग बीचों बीच भागों में होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? जाहिर सी बात है कि पूर्वी गोलार्ध में होगी। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यह दो बड़े छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश का सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है। भारत का मानक समय आपका कहाँ से लिया गया है? उत्तर प्रदेश के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इस यमुनोत्तर को भारत का मानक यमुनोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर देख लेते हैं तो 7 पड़ोसी देश आपको मिलेंगे, जो कि म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। सबसे बड़ी स्थलीय सीमा जो लगती है वह बांग्लादेश के संग लगती है और सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है वह अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। इनमें से कौन कौन से देश जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन को देख लेते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों के निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि हिमालय की जो श्रृंखला है उसको दिखाया गया है। शिवालिक, सतपुड़ा, अरावली, विंध्य,
और इसी प्रकार दक्कन के पठार को दर्शाया गया है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट और पश्चिमी तट को दर्शाया गया है। ठीक है, तो उसको देखते हुए चलिएगा। भौतिक विभाजन को देख लेते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय छतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम अगर आपको पता है तो मैप में देख रखें, उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप है वो लाए गए हैं, उसी के द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है। ये मैदान कोई 1-2 सालों की प्रक्रिया नहीं है, ये हजारों लाखों वर्षों की प्रक्रिया है जो कि इन मैदानों का निर्माण हुआ है। ये मैदान की खास बात यह है कि बहुत उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि नई मिट्टियां ला करके साल दर साल नई मिट्टियों का यहाँ पे निक्षेपण होता रहता है, जो कि ये उपजाऊ बनी रहती हैं। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या भी बहुत अधिक है, क्योंकि पानी और खाद्य पदार्थ यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जलोढ़ निक्षेप, ये नदियां द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती हैं। सहायक नदी, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। क्या आप जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। जहाँ नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं, उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, जो कि शुष्क तथा गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की बहुत कम मात्रा है। तो आपने ये डेल्टा वाला भाग को समझ लिया होगा कि डेल्टा कैसे बनता है। नदियों द्वारा जो निक्षेप लाया जाता है नदी मुहाने पे, उसे निक्षेपित कर देते हैं। निक्षेपित करने के बाद नदियाँ जो होती हैं समुद्र में विलीन हो जाती हैं। क्योंकि नदियाँ ये निक्षेपों को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं होती हैं, इनकी ढाल मंद हो जाती है, तो ये अपने निक्षेपों को छोड़ती हुई समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण कर देती हैं। और ये बहुत उपजाऊ भूमि होती है। जो डेल्टा होता है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि होती है। मरुस्थल वाला आपने समझा होगा कि यहाँ पे रेगिस्तान, शुरुआत से रेगिस्तान नहीं रहा होगा। यहाँ पे रेगिस्तान बनने के कुछ दशाएं कारण रहे होंगे कि जब ये रेगिस्तान बन गए होंगे। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपी पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली के बारे में आपको पता है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है, उसको क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में अगर चाहें तो आप बता सकते हैं। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री, पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री कहा जाता है। इसके कई नाम हैं, पश्चिमी घाट है, सह्याद्री है, पश्चिमी तट भी बोलते हैं। ठीक है। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो पश्चिम घाट की ढाल को अगर आप देखेंगे तो बहुत तीव्र ढाल है, एक समान है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। जबकि पूर्वी घाट को अगर देखा जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा कटा फटा हुआ है, टूटा फूटा है, एक समान नहीं है। लेकिन खास बात है कि पूर्वी घाट जो है वहाँ पे खनिजों के भंडार हैं, अपार भंडार। भारत का लगभग
90% जो खनिज है वह आपको पूर्वी घाट से ही मिल जाता है। ठीक है, इसमें कोयला और लोहा इसकी प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। क्या आप जानते हैं छोटे प्रवाल समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे पॉलिप कहा जाता है, जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रवाल को प्रवाल द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप जो है वह प्रवाल द्वीप है। ठीक है, प्रवालों से बना हुआ द्वीप है जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है। एक बॉलीवुड की मूवी थी ब्लू मूवी में अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें प्रवाल द्वीप ऑस्ट्रेलिया का जो द्वीप है प्रवाल द्वीप, तो उसमें प्रवाल को बहुत अच्छा दिखाया गया। रंग बिरंगा समुद्र के भीतर अगर जाते हैं तो जो प्रवाल है वो कई रंग बिरंगा दिखाई देता है। पहाड़नुमा संरचना होती है तो वो बहुत रंग बिरंगा रहता है। वो मछलियों के रहने का स्थान होता है और दिखने में बहुत आकर्षक होता है। तो अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो उसमें आपको दिखा होगा वो प्रवाल होते क्या हैं। ये एक जीव होते हैं जिनका खोल जो होता है वह चूने का बना होता है। ठीक है, तो ये अब जब मरते हैं तो अपने खोल को त्याग देते हैं। इसके ऊपर कोई दूसरा मूंगा आता है, वो इसके ऊपर अपना गर्भावास बना लेता है। जब वह मरता है तो वह अपने खोल को त्याग देता है। तीसरा मूंगा बनता है, वो भी अपना ऐसे आकर के बना लेता है। तो धीरे धीरे करके इसी एक के ऊपर एक अपना आवाज बनाते जाते हैं और अगर मरते जाते हैं तो वो अपना खोल वहीं पर छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो संरचना होती है ये बहुत विशाल हो जाती है। ठीक है, भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाली खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, तो गौर कीजिएगा कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई, जब सुनामी जो थी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी में एक विशाल तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न हुई थी। तो ये सुनामी के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनामी जो है एक विशाल तरंग है जो समुद्र के अंदर जो हलचल हुई थी, भूकंप की जो तरंगे थी उससे उत्पन्न जो तरंगे थी वो सुनामी का नाम उनको दिया गया था। ठीक है, बहुत विशाल उस समय आपदा आई थी। आइए आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी के हैं। पहला प्रश्न है, महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर। दूसरा प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 करोड़ वर्ष पूर्व पैंजिया नामक केवल एक ही विशाल महाद्वीप था। यह विशालकाय महाद्वीप कालांतर में कई भागों में विभाजित हो गया और ये खंड एक दूसरे से दूर खिसकने लगे कि जो ये ग्लोब है, स्थल भाग जो था वो एक ही में चिपका हुआ था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया सब एक ही में आपस में चिपके हुए थे। ठीक है, दो ही, एक स्थल भाग था और एक जल का भाग था। ठीक है, जिसे पैंजिया नाम दिया गया था। ठीक है, तो कालांतर में ये कई भागों में विभाजित होने लगा। जो प्लेट टेक्टोनिक की घटनाएं होने लगी तो ये कई भागों में विभाजित होने लगा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। सभी चट्टानों का मूल पदार्थ जो एक समय तरल, गर्म और चिपचिपी अवस्था में था क्या कहलाता है? इसका सही है उत्तर है
मैग्मा सभी ज्वालामुखी मैग्मा से बनते हैं। मैग्मा धरातल के नीचे का पिघला पदार्थ है जो धरातल पे लावा के रूप में बाहर आता है। चौथा प्रश्न है, बनावट की दृष्टि से चट्टानों के तीन मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो उत्तर होगा, बनावट के आधार पर चट्टानों शैलों में के तीन प्रकार हैं, आग्नेय है, अवसादी है और रूपांतरित है। ठीक है, पहले आग्नेय होती हैं, आग्नेय से जब अपर्दन होता है तो अवसादी बनती हैं, और भी ज्यादा अपर्दन हो जाता है तो ये रूपांतरित बन जाती हैं। आग्नेय से सीधे रूपांतरित चट्टानें भी बन सकती हैं। ठीक है, पहले आग्नेय बन सकती हैं, आग्नेय आग्नेय से अवसादी अपर्दन होगा तो, ठीक है, उसके बाद फिर ये रूपांतरित बनती हैं। आग्नेय से सीधे रूपांतरित भी बन सकती हैं चट्टानें, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैग्मा जब कठोर ठोस रूप धारण कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, आग्नेय शैल का निर्माण ज्वालामुखी के बाहर फेंके गए लावा से या उष्ण मैग्मा के भूपर्पटी के नीचे ठंडा होने से हुआ है। ठीक है, छठा प्रश्न है, प्राथमिक चट्टानें किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर होगा, आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं क्योंकि सभी अन्य प्रकार की चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से ही हुआ है। ठीक है, तो पहली चट्टान जो होगी वो आग्नेय चट्टान होगी। सातवां प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किन चट्टानों से ढका है? तो उसका उत्तर होगा, अवसादी चट्टान। सभी अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। अवसादी चट्टान का 80% शैल, 12% बलुआ पत्थर और 8% चूना पत्थर होता है। आइए आठवां प्रश्न देखते हैं, भारत के खनिज तेल का उत्पादन मुख्य रूप से किन राज्यों में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम और गुजरात। नौवां प्रश्न है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो उसका उत्तर है, आग्नेय और अवसादी चट्टान में उपयुक्त ताप व दबाव के कारण परिवर्तन रूपांतरण होता है। कहने का मतलब है कि जो आग्नेय और अवसादी चट्टान है वह ताप और दाब, जब अधिक ताप अधिक दाब होता है तो वह रूपांतरित में परिवर्तित हो जाती हैं। इनका परिवर्तन हो जाता है किसी भी वस्तु पे बहुत अधिक समय तक, उसमें बहुत ही ज़्यादा अत्यंत दबाव, असहनीय दबाव, मतलब कि किसी भी चीज़ पे अगर बहुत ही ज़्यादा दबाव और ताप लगातार मिलता रहेगा तो उसका जो स्वरूप होगा वह बदल जाएगा। ठीक है, तो ये समझाने की कोशिश हो रही है कि आग्नेय से रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कैसे बनी है। ये परिवर्तनीय और ये परिवर्तन चट्टानों के रंग, कठोरता, गठन और खनिज संगठन में होते हैं। ये चट्टानें लगभग उन्हीं परिस्थितियों में निर्मित होती हैं जिनमें आग्नेय चट्टानें निर्मित होती हैं। 10वां प्रश्न है, लावा के उद्गार की तीव्रता के अनुसार ज्वालामुखी को किन तीन वर्गों में बांटा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जिनसे अक्सर उद्गार हुआ करते हैं, अर्थात जिन ज्वालामुखियों के मुख से हमेशा लावा बाहर निकलता है। उदाहरण, इटली में एतना और स्ट्राबोली ज्वालामुखी आदि। प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिन ज्वालामुखी से निकट अतीत में उद्गार नहीं हुए वे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं, अर्थात ये ज्वालामुखी दीर्घकाल तक शांत रहने के पश्चात अचानक किसी समय सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए इटली का विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वे हैं जिनसे ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है। मृत ज्वालामुखी अचानक कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए ये बेहद भयानक होते हैं। उदाहरण के लिए म्यांमार का पोपा, ईरान का कोह सुल्तान ज्वालामुखी आदि। ठीक है, 11वां प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट गैसों में सबसे प्रधान भाप होती है, इसके अलावा इसमें क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्साइड होते हैं। 12वां प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो उसका उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। 13वां प्रश्न है, सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है, किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिस्मोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के सिस्मम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है भूकंप। 14वां प्रश्न देखेंगे, निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के तीन मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पर्वत, पठार और मैदान। 15वां प्रश्न देखेंगे, वर्तमान
काल में सभी बड़े पर्वत एशिया का हिमालय, यूरोप का आल्प्स, उत्तरी अमेरिका का रॉकी और दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वलित पर्वत। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण धरातल की चट्टानें दबाव व खिंचाव के कारण मुड़ जाती हैं, तब वलित पर्वतों का निर्माण होता है। विश्व में वलित पर्वतों का प्रसार अधिक है। वलित पर्वतों के बारे में आपको बताया था कि दो तरफ से बल लगते हैं, तो एक फोल्ड जो समतल भूमि होती है उसमें फोल्ड उत्पन्न होता है और ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। ठीक है, 16 प्रश्न देखेंगे। भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन है? तो अरावली है, इससे पुराना कोई नहीं है। अरावली पर्वत संसार का सर्वाधिक प्राचीन पर्वतों में गिना जाता है। ठीक है, 17वां प्रश्न है, पौधे की उपज के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो आपको मालूम है दोमट मिट्टी। ठीक है, किस मिट्टी को भारी मिट्टी भी कहते हैं? तो जो चिकनी मिट्टी होती है उसको भारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये अम्लीय मिट्टी होती है। ठीक है, अंतिम प्रश्न देखेंगे हमारा, जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो ये क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, तो आशा है कि आप निरंतर पढ़ते रहेंगे और सभी परीक्षाओं में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे और लगातार आप पढ़ते रहिए। जय हिंद।